जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत अभी बात कर रहे हैं संवैधानिक विकास की। टॉपिक हमारा क्या है? संवैधानिक विकास। और इस संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं विभिन्न एक्ट या अधिनियम। वह सभी एक्ट जो ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में या भारत के लिए पारित किया जा रहा है, भारत के शासन व्यवस्था के लिए, भारत में किस तरीके से शासन संचालन होगा उसके लिए पारित किया जा रहा है। हमने इसके अंतर्गत अपने को जो एक्ट पढ़ना है वो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। फिर से मैं बता रहा हूँ कि 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1773 के बाद से कंटिन्यू आने लगा और आते 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 लास्टली 1935 तक गया है। या इसके बाद भी हम बोल सकते हैं कि क्या 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया है। 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 में आया, ठीक है। तो इन पूरे एक्ट के बारे में अपने को जानना है। मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि अपन को अभी फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ तक पढ़ेंगे 1861 तक। बाकी ये जो बच गया 1891, 1909, 1919 और 1935 का अधिनियम, इसको हम लोग जब जहाँ वो समय आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं पढ़ेंगे। दूसरी तरफ लास्ट वीडियोस में मैं 1773 का, उसके बाद संशोधन एक्ट, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1786 का अधिनियम जिसमें कार्नवालिस को विशेषाधिकार दिया गया, और साथ में 1793 का चार्टर एक्ट, इसको मैं 2 वीडियो में बता चुका हूँ। अब हमारा बच गया 1813 और 33 का चार्टर एक्ट और 53 का चार्टर एक्ट, है ना। मतलब इतना बचा है अभी। तो अभी के वीडियो में अपन ये दोनों को कंप्लीट करते हैं, फिर एक वीडियो में अपन इन तीनों को ले लेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताया हूँ कि ये चारों अपने आप में क्या है, ये चारों अपने आप में चार्टर एक्ट है। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813, 1833 और 1853 का चार्टर एक्ट। चलिए, तो 1793 का जो चार्टर एक्ट था, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कंपनी के चार्टर को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और साथ में क्या किया गया, कार्नवालिस को जो विशेषाधिकार प्रदान किया गया था, मतलब वीटो पावर, और साथ में क्या, मुख्य सेनापति का पद। इसको बोला गया कि भाई आने वाले अन्य गवर्नर जनरलों को भी क्या किया जाता है, यही अधिकार प्रदान किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। फिर से मैं आपको बता दूं कि इस सभी एक्ट का उद्देश्य क्या है। जो 1773 से स्टार्ट हुआ है, इनका मुख्य उद्देश्य है कंपनी को नियंत्रित करना, रेगुलेट करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए दबाव बनाया गया था ब्रिटिश सोसाइटी के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। जो वहाँ ब्रिटिश लोग रह रहे थे, सोसाइटी था, समाज था, उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार पे दबाव बनाया जा रहा था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यरत है उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करो करके। और इसी दौरान फिर एक्ट पारित होना क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। तो लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ तक बताया है। अब हम बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की। 1813 का चार्टर एक्ट, अब इसमें क्या क्या प्रावधान था इसकी हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। इसका प्रावधान क्या था 1813 का चार्टर एक्ट? तो याद रखिएगा, इसके तहत सर्वप्रथम तो यही प्रावधान था, जैसा कि चार्टर के नाम से प्रसिद्ध है। तो 20 वर्षों के लिए क्या किया गया, कंपनी के चार्टर को बढ़ाया गया। क्या किया गया, इससे पहले भी बढ़ाया गया था। तो 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए, है ना, 20 वर्षों के लिए कंपनी के चार्टर को क्या किया गया, पुनः बढ़ाया गया। चार्टर को क्या कर दिया गया, बढ़ाया गया फिर से। मतलब कंपनी अभी 20 साल और शासन करेगी। इसका मतलब यह है कि कंपनी अभी 20 साल और शासन करेगी। 13 में आया, फिर 20 साल बाद फिर आएगा 33 में, ठीक है। पहली बार क्या किया गया इस एक्ट में, भारत के संदर्भ में ब्रिटिश क्राउन की स्थिति स्पष्ट की गई, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन को लाया गया, भारत में लाया गया नहीं, मतलब उसको क्या किया गया, उसका इंटरफेयर किया गया भारत में। अभी तक ब्रिटिश क्राउन को कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब बोला गया कि ब्रिटिश क्राउन क्या करेगा, भारत के संदर्भ में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति ब्रिटिश क्राउन के पास होगी। मतलब ब्रिटिश का जो ताज है, महारानी होती है, उसके पास होगी। तो क्या किया गया, पहली बार भारत के संदर्भ में, पहली बार भारत के संदर्भ में क्या बोला गया, ब्रिटिश क्राउन की स्थिति स्पष्ट की गई। ब्रिटिश क्राउन की स्थिति क्या की गई, स्पष्ट की गई। स्थिति स्पष्ट किया गया। और क्या बोला गया स्पष्ट करने के बाद, स्पष्ट की गई, पूरा लिख लीजिएगा, की गई को क्या बोला गया कि
भारत के संदर्भ में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति ब्रिटिश क्राउन के पास होगी। लिख लीजिएगा इस बात को, स्पष्ट करके बोला क्या गया, तो निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति भारत के संदर्भ में, ये निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति किसके पास होगी, ब्रिटिश क्राउन के पास होगी। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत के संदर्भ में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति ब्रिटिश क्राउन के पास होगी। देखो मेरा फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट को समझो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का कार्य कर रहा है। अभी तक क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले स्वयं शासन करती थी, उसके बाद धीरे बोला कि अपनी गतिविधियों को रिपोर्ट देना भाई विदेश मंत्री और वित्त मंत्री को। फिर क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई, बोला गया कि तुम अब डायरेक्टर को क्या करना, निर्देशित करना, तुम्हारे ऊपर है सब कुछ। उसके बाद अब क्या किया जा रहा है कि देखो ब्रिटिश क्राउन को बोला जा रहा है कि तुम निर्णय लोगे, समस्त निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ब्रिटिश क्राउन के पास होगी। दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है, नियुक्ति और व्यापार का एकाधिकार कंपनी का बना हुआ था कि कंपनी भारत में और पूर्वी देशों में एकाधिकार कंपनी करेगी, मतलब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, अन्य जो ब्रिटेन की कंपनियां हैं वो इधर नहीं आ सकती भारत में, ये एक अधिकार था उनके पास। अब इसको समाप्त किया जाएगा। क्या बोला गया, कंपनी के व्यापार का एकाधिकार को समाप्त किया गया, कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकाधिकार को क्या किया गया, अब समाप्त किया गया, समाप्त किया गया। अपवाद है, लेकिन यहाँ पर अपवाद क्या है, तो अपवाद बोला गया चाय और चीनी, चाय और चीनी, भारत के संदर्भ में क्या बोला गया, चाय। मतलब देखो इससे पहले का सिचुएशन ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे अन्य बहुत सारी कंपनियां हैं ब्रिटेन में, लेकिन भारत में और पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त है, उसी को प्राप्त है, अन्य कंपनियां इधर आ नहीं सकती, ये कंडीशन है। अब क्या किया गया, इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया इस एक्ट के तहत। क्या बोला गया, अब तुम्हारा एकाधिकार समाप्त होता है, लेकिन अपवाद क्या बोल दिया गया, चाय का व्यापार, भारत के साथ चाय का व्यापार ये बना रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसमें एक अधिकार है, और साथ में चीन के साथ व्यापार, चाइना के साथ व्यापार, इसमें एक अधिकार है। बाकी अब बोलोगे कि भारत में मसाले का व्यापार करना है, अन्य व्यापार करना है, तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, अन्य कंपनियां भी जाके कर सकती है, और चाइना के अलावा समस्त पूर्वी देशों में अन्य कंपनियां आ सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। इसी को बोला गया कि व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया है। अपवाद क्या है, भारत में चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इसमें एक अधिकार बना रहेगा, बाकी वे समाप्त होता है। बोला गया नियुक्ति का अधिकार, तो नियुक्ति का अधिकार अभी बना रहेगा, नियुक्ति का एकाधिकार क्या रहेगा, बना रहेगा। तो याद रखिएगा नियुक्ति का एकाधिकार बना रहा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप मेजर है, याद रखिएगा। इसके अलावा भी तो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इसके अलावा क्या बोला गया प्रावधान में, एक बोला गया क्या, भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान। बोला गया कि ये जो भारत का गवर्नर है, भारत का जो गवर्नर है, या भारत का भी बंगाल का गवर्नर जनरल है ना, बंगाल का गवर्नर प्रतिवर्ष शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए क्या करेगा, खर्च करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है ये। इससे पहले भी मैं आपको जब ब्रिटिश शिक्षा पढ़े हैं वहाँ मैं बता चुका हूँ अपने बेसिक काल में शिक्षा का विकास वाले वीडियो में, इस पॉइंट को मैं बताया भी हूँ, याद रखिएगा। तो इस एक्ट में क्या किया गया, प्रावधान किया गया कि प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए क्या करेगा, गवर्नर 1 लाख रुपया खर्च करेगा। तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या हुआ, सरकार से अनुमति लेकर, सरकार से अनुमति लेकर, तो अनुमति लेकर क्या किया गया, बोला गया ईसाई मिशनरियां, सरकार से अनुमति लेकर ईसाई मिशनरियों को धर्म
प्रसार की अनुमति प्रदान की है, धर्म प्रसार की अनुमति प्रदान की गई। मतलब अब जो ईसाई मिशनरियाँ हैं वो सरकार से अनुमति लेकर क्या कर सकती है, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसमें मैं आपको पहला क्या बताया कि 20 वर्षों के लिए कंपनी के चार्टर को पुनः बढ़ाया गया। ठीक, याद रखिएगा। पहली बार क्या किया गया, ब्रिटिश क्राउन की स्थिति को भारत के संदर्भ में स्पष्ट किया गया और बोला गया कि भाई भारत के संदर्भ में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति अब किसके पास होगी, ब्रिटिश क्राउन के पास होगी। व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया, कंपनी के अपवाद के रूप में क्या रहने दिया गया, चाय और चीन के साथ व्यापार, उसका एक अधिकार बना रहेगा, बाकी समाप्त हो गया। अगला क्या बोला गया, नियुक्ति का एक अधिकार अभी बना रहेगा, इसमें अभी कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, लास्ट क्या बोला जा रहा है, इसके बाद क्या बोला गया कि प्रतिवर्ष बंगाल का गवर्नर क्या करेगा, शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए व्यय करेगा, ऐसा प्रावधान किया गया। और साथ में बोला गया कि भाई ईसाई जो मिशनरियाँ है वो सरकार से अनुमति लेकर अब क्या कर सकती है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है। बात क्लियर, ये आपका क्या हो गया, 1813 का चार्टर एक्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, इसको बोला जा रहा है 1833 का चार्टर एक्ट। अब इसका क्या प्रावधान है, तो इसमें भी कुछ प्रावधान है, ये थोड़ा बड़ा है, 8-9 प्रावधान है इसमें। चलिए, सर्वप्रथम तो वही काम किया जाएगा, चार्टर है तो फिर से कंपनी के चार्टर को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। चार्टर मीन्स क्या, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंपनी के शासन करने का अधिकार कि 20 वर्ष तक तुम और शासन करो, ऐसा करके। तो क्या किया जाएगा, 20 वर्ष के लिए कंपनी के चार्टर को फिर से बढ़ाया गया, 20 वर्ष के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को बढ़ाया गया। ठीक है, बढ़ाया गया। और क्या बोला गया, अब बोला गया कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्राउन के, ब्रिटिश जो ताज है इस क्राउन के ट्रस्ट के रूप में कार्य करेगा, क्राउन के ट्रस्ट के रूप में कार्य करेगी। तो याद रखिएगा क्या बोला गया कि भारत के ट्रस्ट के रूप में क्या करेगी, काम करेगी, याद रखना है। ठीक है, ट्रस्ट के रूप में कार्य करेगी। इससे पहले वाले में क्या बोला गया, इंटरफेयर कराया गया, क्राउन का बोला गया कि निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति अब किसकी है, भारत के संदर्भ में ब्रिटिश क्राउन की है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी किस रूप में कार्य करेगी, ट्रस्ट के रूप में कार्य करेगी, क्राउन के। ठीक, और दूसरा क्या बोला जा रहा है, ये जो व्यापार का एकाधिकार था, व्यापार का एकाधिकार, इस व्यापार के एकाधिकार को, पिछले बार में क्या था, अपवाद बचा था, तो एकाधिकार को अब पूर्णतः समाप्त किया गया, पूर्णतः क्या किया गया, समाप्त किया गया। याद रखिएगा, पूर्णतः क्या कर दिया गया, समाप्त। मतलब पिछले बारे में प्रावधान क्या था कि ठीक है भाई समाप्त किया जा रहा है, लेकिन अभी भी आपके पास चाय और चीन के व्यापार के लिए एक अधिकार है, उसको भी अब पूर्णतः क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लेकिन नियुक्ति का एक अधिकार, तो याद रखिएगा नियुक्ति का एक अधिकार बना रहा, नियुक्ति का एकाधिकार बना रहा। तो याद रखिएगा नियुक्ति का एकाधिकार बना रहा, बिल्कुल आपको याद रखना है, बना रहा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब ये जो बंगाल का गवर्नर है ना, बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, अब क्या बोल दिया गया कि भाई ये जो बंगाल का गवर्नर है ये अब क्या कहलाएगा, भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और बाकी ये जो है क्या बोला जाता है, अन्य, आगे इसमें एक पॉइंट और इसी में ऐड करके लिखेंगे कि अन्य गवर्नर सब इसके अधीन रहेंगे, अन्य प्रांतों के गवर्नर सभी इसके अधीन रहेंगे। अब जो भारत का गवर्नर जनरल है, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बोला गया कि अब तुम क्या बनोगे, अब तुम भारत के गवर्नर जनरल बनो, एक पद बना दिया। मतलब बंगाल के गवर्नर को अब क्या बोल दिया गया कि तुम अब भारत के गवर्नर कहलाओगे। क्यों, क्योंकि अब उन लोग का साम्राज्य विस्तार होते जा रहे हैं ना। आप कनेक्ट करो कि पहले क्या था, सिर्फ बंगाल में शासन कर रहे थे, साम्राज्य विस्तार होते होते अब 1833 का समय आ गया है, बचा कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ अभी बचा क्या है,
अफगान बचा है, सिंध बचा है, पंजाब बचा है, बाकी सभी का विलय कर लिया गया है। तो अन्य प्रांतों में जो गवर्नर हैं उन सभी को बोला अब तुम किसके अधीन रहोगे, बंगाल के गवर्नर के अधीन, सॉरी भारत के गवर्नर के अधीन रहोगे। और बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा या बनाया गया, कोई भी लिखो। और साथ में अन्य प्रांतों के गवर्नर अब भारत के गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। अब ये आता है कि ऐसा कौन है गवर्नर, इस समय जो बंगाल का गवर्नर रहेगा वो अंतिम बंगाल का गवर्नर कहलाएगा और वही कहलाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, जो भी व्यक्ति रहेगा इस समय इस एक्ट के दौरान, उस समय वो बंगाल का गवर्नर है जस्ट इस एक्ट से पहले, और ये एक्ट आया तब वो बंगाल के गवर्नर से किस में परिवर्तित हो गया, भारत का गवर्नर जनरल। तो वही व्यक्ति बंगाल का अंतिम गवर्नर है और वही आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। तो ऐसा कौन है, तो ये व्यक्ति है विलियम बेंटिक, नाम लिख लीजिएगा यहाँ पर, है ना। बंगाल का अंतिम गवर्नर और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इज इक्वल टू कौन, विलियम बेंटिक। ठीक है जी, इतना आपके लिए हो गया। अब याद रखिएगा इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्या बोला गया, अब अन्य प्रावधानों में अन्य प्रावधान किया गया। अब क्या किया गया कि गवर्नर जनरल परिषद में अब कानूनी संबंधी सलाह देने के लिए अस्थायी रूप से, एक इससे पहले का भी गवर्नर जनरल परिषद क्या है, 1+3 है। शुरू में ये 1+4 आया था, उस 1+4 को आगे चल के क्या कर दिया, 84 में कम किया गया और तब से इतना ही बना हुआ है। लेकिन क्या किया गया, अब अभी क्या किया जा रहा है, इतना ही बना है लेकिन इसमें अस्थायी रूप से, ये आपका क्या है, गवर्नर जनरल परिषद है, गवर्नर जनरल परिषद है, एक गवर्नर सहित 3 सदस्य। अब इसमें क्या किया जा रहा है, तो इस परिषद को कानूनी सलाह देने के लिए, कानूनी सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए अस्थायी रूप से एक सदस्य शामिल किया गया, अस्थायी रूप से एक सदस्य शामिल किया गया। और ये सदस्य कौन था, तो इस सदस्य का नाम था मैकाले। तो याद रखिएगा इसको अभी अस्थायी रूप में शामिल किया जा रहा है। अगला जो एक्ट आएगा 53 उसमें स्थायी कर दिया जाएगा, और जब स्थायी किया जाएगा तो ये 1+4 हो जाएगा। तो जब किया जाएगा 53 में तब होगा, अभी नहीं। अभी ये क्या है, अस्थायी है, इसलिए अभी हम इसको 1+3 ही मानेंगे। ठीक, साथ में क्या किया गया, बोला गया प्रावधान किया गया किसके लिए, तो कानूनों के संकलन के लिए, कानूनों के संकलन के लिए क्या किया गया, विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, विधि आयोग के गठन का प्रावधान। और आगे चल के विधि आयोग का गठन होता है और उसी विधि आयोग के सिफारिश पर 1859 to 61 के बीच आईपीसी और सीआरपीसी का क्या किया जाता है, संकलन किया जाता है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी, अगला क्या बोला जा रहा है, तो इससे बोला जा रहा है कि भारतीयों के साथ रंग, जाति, लिंग, नस्ल इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रावधान किया गया क्या, कि भारतीयों के साथ किस किस आधार पे, रंग, जाति, लिंग और नस्ल इत्यादि के आधार पे क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ में क्या बोला गया, ब्रिटिश साम्राज्य से दास प्रथा को या दासता प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। पूरे ब्रिटिश साम्राज्य से ना, मतलब जितना भी ब्रिटिश के अंदर उपनिवेश होंगे, भारत तो एक है, भारत के जैसे अन्य भी होंगे, तो उस पूरे साम्राज्य से, तो ब्रिटिश साम्राज्य से दासता प्रथा को समाप्त करने का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। और याद रखिएगा इस दासता प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान किया गया और भारत में 1843 में दास प्रथा समाप्ति के लिए क्या बनाया गया, कानून बनाया गया। मीन्स क्या,
इस कानून में क्या बोला गया, इस अधिनियम में, कि अब ब्रिटिश साम्राज्य से दास प्रथा को क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। ठीक, तो इसमें प्रावधान किया गया। तो भारत में कब कानून बना इस संदर्भ में, तो 1843 में, जब अपना गवर्नर था लॉर्ड एलन बैरो। ठीक है, गवर्नर मैं पढ़ाऊँगा आगे चलकर। तो लॉर्ड एलन बैरो थे इस समय गवर्नर। तो इसी के समय में क्या बोला गया कि भारत में अब क्या किया जाएगा भाई, ब्रिटिश साम्राज्य का अंत किया जाएगा। इसके तहत प्रावधान किया गया अधिनियम के तहत। और 1843 में आगे चल के क्या बनाया गया, इसके लिए कानून बना दिया कि क्या किया जाएगा, कि चलो भाई दास्ता प्रथा क्या होती है, समाप्त होती है। इसके अलावा कुछ प्रावधान और हैं दो। क्या बोला गया कि बॉम्बे और मद्रास से विधि बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, बॉम्बे और मद्रास के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल परिषद को दे दिया गया। तो किसके संदर्भ में, बॉम्बे और मद्रास के लिए क्या चीज, कानून बनाने का अधिकार। कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया, तो ये भारत का जो गवर्नर जनरल परिषद है इसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल परिषद को। लेकिन अब क्या, भारत के गवर्नर जनरल परिषद को। ठीक है, अगला क्या, तो बोला गया कि क्या, जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी ऋण लिया है ब्रिटिश सरकार से, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी भारत से अब की जाएगी, भारत सरकार करेगी। ठीक है, तो किससे लिया गया है ऋण, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिए गए समस्त ऋण की अदायगी कौन करेगा, तो ये अब कौन करेगी, भारत सरकार करेगी, भारत करेगा, भारत सरकार। मतलब इसका बर्डन किसके ऊपर डाल दिया गया, भारत सरकार के ऊपर डाल दिया गया। तो देखो इस तरीके से ना 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कुछ कुछ प्रावधान किए गए। याद रखिएगा क्या क्या बताया मैं, सबसे पहले क्या बोला, 20 वर्ष के लिए क्या पढ़ाया गया, चार्टर को पुनः बढ़ा दिया गया। क्राउन ऐड करके पहले से लिंक करके ही पढ़ना। तो क्राउन को उसमें क्या बोला गया था, सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई। अब क्या बोल दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, ट्रस्ट के रूप में काम करेगी क्राउन के। उसमें क्या किया गया था, व्यापार के अधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन अपवाद छोड़ दिया गया था। इसमें क्या किया गया, पूर्णतः व्यापार के अधिकार को क्या किया गया, समाप्त किया गया। साथ में नियुक्ति का अधिकार अभी कुछ नहीं किया गया, इसको आगे चल के नेक्स्ट अधिनियम में क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, अभी बना हुआ है। नियुक्ति का अधिकार मीन्स कंपनी के संदर्भ में जितने अधिकारी को अपॉइंट किया जा रहा है उन अधिकारियों को, ठीक है, डायरेक्ट कंपनी ही क्या कर रही है, नियुक्त कर रही है सीधे। तो ये अधिकार अभी भी बना है। अगला क्या बोला जा रहा है कि अब भारत बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बोला गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया। और ऐसा कौन है, बंगाल का अंतिम गवर्नर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो कौन, विलियम बेंटिक बोला गया। अन्य सभी गवर्नर इसके क्या होंगे, अधीन कार्य करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया, तो क्या गया कि बंगाल के गवर्नर को, सॉरी ये नहीं है, अगला प्रावधान क्या आया, गवर्नर जनरल परिषद में क्या किया गया, अस्थायी सदस्य के रूप में एक सदस्य को शामिल किया गया। किस लिए, तो कानूनी सलाह देने के लिए। ये सदस्य कौन था, मैकाले था। साथ में कानूनों का संकलन करने के लिए क्या किया गया, विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। आगे चल के विधि आयोग का गठन किया गया इस अधिनियम के आधार पर, और फिर क्या किया गया, आईपीसी और सीआरपीसी का संकलन किया गया। ये सब अब आपको यहाँ नहीं लिखना है, हम वो सब पढ़ा चुके हैं आप लोगों को प्रशासनिक नीतियाँ में। अगला क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि अब प्रावधान किया गया कि भारतीयों के साथ अब जाति, लिंग, है ना, जाति, लिंग, रंग और नस्ल इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य से दास्ता प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। और भारत में इसके लिए 1843 में लॉर्ड एलन बैरो ने क्या किया, कानून बनाया कि दास्ता प्रथा, दास प्रथा क्या होती है, हमारे देश से समाप्त हो रही है करके। इसके अलावा क्या किया गया है, तो बोला गया क्या, बॉम्बे और मद्रास से क्या,
विधि बनाने का अधिकार, इसके संदर्भ में बॉम्बे और मद्रास के लिए विधि बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल परिषद को दे दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल परिषद को। और साथ में क्या बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जितना भी ऋण लिया गया है, इन सभी ऋण की अदायगी अब कौन करेगी? भारत सरकार करेगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे कंट्रोल करते हुए 1833 तक अभी हम लोग आए हैं। अब फिर से एक्ट आएगा 1853 का, और उसके बाद उसके तहत क्या किया जाएगा, नियुक्ति के एकाधिकार को भी समाप्त किया जाएगा कुछ कुछ प्रावधान करके। फाइनली 1858 में क्या बोलेगा, अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या होता है, समाप्त होता है, और भारत किसके नियंत्रण में आ जाएगा, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग 53, 58 और 61 का अधिनियम तीनों को हम लोग क्या करेंगे, शामिल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।